जय मां सरस्वती भाइयों। आज हम अपने चैनल पर आपको संविधान का एक पोर्शन पढ़ा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण है और पुलिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उससे आने की संभावना बनी रहती है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको भारतीय संविधान में हमारा पोर्शन रहेगा आज भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति। सबसे महत्वपूर्ण है ये। अब राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी है, अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है और समझ में थोड़ा कम आता है, तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, इसकी स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या क्वालिटी है अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो? भारत की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान हो जाएगा। भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगर ये भारत का राष्ट्रपति है, किस तरह से इसका निर्वाचन होता है, तो मैं अपने निर्वाचन प्रक्रिया में जा रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन आदमी निर्वाचन बन सकता है। निर्वाचन प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है योग्यता से। क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक, अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरा, न्यूनतम आयु की बात आती है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ न्यूनतम आयु को हम लोग पूछ रहे हैं, कभी कभी आता है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु तो संविधान देता है कि 35 वर्ष हो, इससे नीचे वाली आयु को बना नहीं सकते। लेकिन अगर उससे ऊपर की आयु की बात आएगी तो कभी तक भी हो सकता है। संविधान में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है कि आप इतनी आयु के हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तीसरा देखिए, लोकसभा सदस्य की, जो लोकसभा सदस्य हैं, बनने की योग्यता हो। और चौथा कहते हैं लाभ के पद पर ना हो। सबसे पहले तो आप में ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे पुलिस का फॉर्म डाल रखा है, वैसे भारत के राष्ट्रपति करना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि निर्वाचक मंडल कौन कौन है, कौन कौन लोग ऐसे रहेंगे जो आपके चुनाव में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप उसके लिए जाएंगे कि सर हम लोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले निर्वाचक मंडल, कौन लोग वोट डालेंगे, वो होता है निर्वाचक मंडल। इनको अधिकार दिया गया है निर्वाचित करने का। तो उसमें देखिए सर, संसद की बात आएगी तो संसद हम यहां कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि संसद में भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग हैं उसके, लेकिन अब वोट डालने वाली बात आ रही है तो राष्ट्रपति का तो चुनाव है, तो संसद के दोनों सत्र होंगे, संसद के दोनों सदन होंगे, प्लस विधानसभा होंगी के निर्वाचित सदस्य अर्थात सारे एमपी प्लस एमएलए वोट डाल सकते हैं, चाहे आप दिल्ली के लिए हों, पुदुचेरी के लिए हों, लेकिन ये सारे के सारे निर्वाचित। जिन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, एंग्लो इंडियन है या राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया, वो यहां पर नहीं आ सकते, वो वोट डालने नहीं आएंगे, ये लोग वहां वोट डालेंगे। अब मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं, देखो यहां से इसको मिटाना चाहता हूं कि अब आप राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, किस तरह से होगा आगे। निर्वाचक मंडल मेरे पास तैयार है, यही लोग डालते हैं। अगर आप राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? उम्मीदवारी के लिए 100 निर्वाचक मंडल के सदस्य चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप
फिर निर्वाचन नहीं हो सकता आपका, आप लोग इसके लिए अनुपयुक्त है। देखिए 100 को मैं 2 तरह से बांट रहा हूं, इसमें से 50 तो हैं प्रस्तावक, अर्थात 50 एमएलए एमपी में प्रस्तावक के रूप में चाहिए, और 50 ही रहेंगे हमारे पास यहां अनुमोदक। अगर ये नहीं है, आपके पास 100 सदस्य नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति फिर चुनाव के लिए सोच नहीं सकता, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। आगे आइए सर, जमानत राशि की बड़ी बातें आती हैं। जमानत राशि कितनी है? तो देखिए अभी जमानत राशि बढ़ा दी गई है, 15,000 रुपए की जमानत राशि है। शर्त यह है कि आप आरबीआई में जमा कराएं। अगर मतदान के दौरान मतगणना में 1/6 मत प्राप्त नहीं होते तो जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत आपकी जब्त हो जाएगी, फिर आपकी जमानत किसी काम की नहीं बचती, जमानत खत्म हो जाएगी। अगर आप 1/6 मत प्राप्त करने में अयोग्य रह जाते हैं तो यहां तक हम लोग आ रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का क्या काम है, ये सारे क्वेश्चन एक साथ दिखाते हैं। तो कई दिन का टॉपिक है सर, अगर आप भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ हम खत्म करेंगे 30-35 मिनट के इस सारे क्वेश्चन में, और इनको आप बार बार देखें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं छुपे हैं यहाँ। आइए सर हम आगे जाना चाहेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया है जरा उस पर गौर करिए। चुनाव की क्या प्रक्रिया रही होगी? एक तो सर प्रक्रिया में पद्धति आती है कि पद्धति कौन सी है, कैसे चुनाव करते हैं हम। तो सर एक तो करते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, और इसमें भी एकल संक्रमणीय पद्धति है। अब आप जानना चाहेंगे एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। सभी उम्मीदवारों के आगे आपको अपने वोट डालने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, 3 उम्मीदवार आए हैं सर मेरे पास, 3 उम्मीदवार हैं, बल्कि 4 रख लीजिए, A B C D, 4 लोग लड़ रहे हैं। तो अगर मैं वोट डालने जाऊंगा तो मुझे इनको अपनी वरीयता देकर आनी है। मेरे पास जो वोट डालने के लिए पत्र मेरे पास आएगा, जो जिस पर मुझे डालना है, वहां मोहर नहीं लगेगी, बटन से नहीं दबेगा, आपको देकर आना है। जैसे मुझे C सबसे ज्यादा पसंद, तो मैंने C को 1 दे दिया। फिर मैं चाहता हूं अगर C का निर्वाचन ना हो तो A का हो जाए, तो 2 इसको दे दिया। फिर मैं चाहता हूं इसको 3 मिल जाए, इसको 4। तो ये मैं लिख के आऊंगा सर, इसी पद्धति को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, आराम से इससे वोटिंग हर जगह होता है। और देखिए वोटिंग के लिए जो जिस सदन में है वहां वोट होगा। लखनऊ में है, आप विधानसभा में है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में वोटिंग हो रही होगी, बाकी ये दिल्ली में है जो दिल्ली में हो रही होगी। तो हर राज्य में वोटिंग होती है उसकी, फिर उसकी काउंटिंग करके बताते हैं। ये पद्धति रह गई सर उसकी। अब आप भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं, तो फिर आपकी शक्तियां क्या क्या हैं, क्या क्या शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आऊंगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति पर। देखो ऐसा कहते हैं सर, अनुच्छेद 74 में 74 में राष्ट्रपति अपनी सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अब देखिए यहां पर आता है, जैसे हम नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो अब इनका जो कार्यकाल है, जैसे हम पूछें प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल है, या जो अन्य मंत्री हैं उनका क्या कार्यकाल है, अन्य मंत्रियों का कार्यकाल, ये क्वेश्चन बहुत आता है।
तो देखिए सर, इनका कार्यकाल है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। एक वर्ड जगह जगह आप पढ़ते मिलेंगे सर, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आएंगे। प्रसाद पर्यंत तो मतलब इनका कार्यकाल 5 साल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति 5 साल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, या प्रधानमंत्री का लोकसभा में विश्वास मत गिर जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। तो फिर कैसे कहें कि 5 साल तक बने रहेंगे? जैसे भारत का राष्ट्रपति 5 साल तक है, उन्हें महाभियोग से हटा सकते हैं, लेकिन इनको महाभियोग से हटाने की जरूरत नहीं है। इनको भारत का राष्ट्रपति बिना महाभियोग से हटा देता है। तो इनका कार्यकाल इतना ही होता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर सामान्य ऐसे पूछा जाता है, सामान्य तय का मतलब है कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, तो सामान्यतः 5 वर्ष हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएगा, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है, तो फिर आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाला ऑप्शन लगाएं, 5 वर्ष बिल्कुल ना लगाएं। फिर यहां आप गलत कर सकते हैं सर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है, इसी में आ रहे हैं सर, शक्ति में चल रहे हैं, क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में बात करना चाहेंगे सर, 72। देखिए भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति सबसे विस्तृत है, सबसे विस्तृत। क्षमादान शक्ति में हम लोग देखते हैं कोई भी सजा जो किसी भी भारतीय न्यायाधीश ने दी हो, भारतीय न्यायाधीश ने भारत में दी हो, उसको माफ, कम या तो बिल्कुल क्षमा कर सकता है जी, पूर्णतः कर सकता है, कम कर सकता है, स्वरूप बदल सकता है, ये सारी चीजें आती है। देखिए पूर्णतः मतलब फांसी थी, खत्म कर दी। कम करने का मतलब है फांसी थी, उन्होंने उसको 10 साल में कर दिया। अब जैसे फांसी थी और फांसी को बदलना चाहते हैं कि इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आप इसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दोगे। इसका मतलब इस तरह से है बातें कि भारत के राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से अधिकार है कि कोई भी सजा दी गई हो, किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई हो, तो उसको एकदम से कन्वर्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई सजा किसी को सुना दी है, तो फाइनली अगर भारत के राष्ट्रपति के पास एक लेटर जरूर जाता है बाद में, वहां क्षमादान की अपील आप कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं ठीक है, नहीं मानते तो फिर अब आपको तब फाइनल सजा होगी। इसी क्षमादान शक्ति को सर हम थोड़ा सा नीचे समझाना चाहूंगा यहीं पर। देखिए राष्ट्रपति का बिल्कुल हूबहू स्वरूप होता है राज्यों में राज्यपाल। तो अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो यही वाली शक्ति राज्यपाल को दी गई है 161 में। ये जो क्षमादान शक्ति की बात कर रहे हैं, इसकी जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में है। मगर ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर पाता, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसमें और इसमें केवल इतना फर्क है, वरना 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दोनों लगभग बराबर सी आती हैं सर। आगे आइए सर, और शक्तियों में बात करेंगे। क्या शक्ति है? अब देखिए लोकसभा या राज्यसभा के सत्र बुलाना, कोमा सत्रावासन अर्थात उनको विघटित करना, यह राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 85 बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। 85 समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। समय से पहले 5 साल है, 5 साल से कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, फिर भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उससे पहले मना कर सकता है कि अब ये लोकसभा को मैं भंग कर सकता हूं। इससे आगे आ जाएंगे सर, और शक्तियों पर हम लोग बात करेंगे। संयुक्त अधिवेशन संसद का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 108 से आते हैं।
पहले तो यह है, देखिए संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधायक पर ही बुला सकते हैं आप। साधारण विधेयक है तभी बुला पाओगे सर। पहली बात है सर, देखिए बुलाता कौन है, उसको इस तरह से आता है क्वेश्चन, आहूत कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है, किसका नाम लेंगे आप, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं सर। संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 में है और केवल साधारण विधेयक के मामलों में ही बुला सकते हैं। बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है और अध्यक्षता करने का मामला आएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहा होगा। आगे आइए सर, और बातें करना चाहूंगा। शक्ति में चल रहे हैं सर हम लोग, अनुच्छेद 123 की बात करिए जरा। यह है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब अध्यादेश जारी करने का मामला आएगा तो भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां हैं, यहां पे मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा सर। देखिए, एक तो यह शक्ति कब प्रभावी होती है, जब संसद सत्र न चल रहे हो। संसद सत्र चल रहा है, मतलब लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा से कहेगा, राज्यसभा से कहेगा कि आप ये कानून बना दीजिए। अगर नहीं चल रहा है तब उसके पास शक्ति है, वो जारी कर सकता है। अब देखिए सर, इसकी वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है ऐसे अधिनियम की। तो इसकी वैधता है जब संसद सत्र शुरू हो जाएंगे ना, शुरू होने पर 6 सप्ताह, अगर 6 सप्ताह का समय से पहले पहले संसद कहती है कानून बनाया गया, ठीक है, और नहीं उसको पारित नहीं करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो फिर 6 सप्ताह में इसकी वैलिडिटी समाप्त भी हो जाती है। बाद में रिचार्ज करवाएंगे दोबारा से, तो वैलिडिटी यहां पर खत्म भी हो जाएगी सर इसकी। आगे आइए सर, बहुत शॉर्ट में सर मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि पेपर आपका नजदीक है। अनुच्छेद 80 के बारे में आते हैं सर बार बार। 80 में क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब किसको कर देगा सर, ये वाली बात भी तो है, किसी को भी थोड़ी उठा कर देगा। कौन होनी चाहिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। जो इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं ऐसे सदस्यों को हम लोग संसद ले जाएंगे राज्यसभा के माध्यम से। इनको 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। किसकी बात चल रही है, अनुच्छेद 80 की। आगे आऊंगा सर, इसी में एंग्लो इंडियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंग्लो इंडियन क्या है, ये यूरोपियन समुदाय के लोग हैं। अगर भारत में हम देखते हैं इनका प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है यूरोपियन समुदाय के लोगों का, तो हम अनुच्छेद 331 को याद करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को वहां मनोनीत होने की पूरी संभावना है लोकसभा में, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 331 उसको परमिशन देता है। और दूसरी बात है कि अगर उनको लगता है पहले से चुने हुए हैं तो जरूरत नहीं है कि इनका चुनाव भी किया जाए, इनको मनोनीत भी किया जाए, तो ये परमानेंटली मनोनीत होंगे, ये संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। आगे आ जाइए सर,
अनुच्छेद 112 में बजट दिया गया है केंद्र सरकार का। राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करवाता है अपने नाम से, राष्ट्रपति के नाम से जाएगा। और प्रस्तुत कौन करेगा? प्रस्तुत करेगा उसको वित्त मंत्री। अब देखो क्वेश्चन कैसे तरोड़ मरोड़ के पूछता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करवाता है? किसके नाम से पेश होता है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की प्रक्रिया दी गई है? 112। और इसको कहा क्या गया? हम लोग कहते हैं बजट सामान्य भाषा में, यह है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस नाम से मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। चलिए सर नई लाइन से आएंगे आप। अनुच्छेद 111 में आ जाइए। राष्ट्रपति का वीटो पावर दिया है। अब देखिए जो वीटो शब्द है इसका मतलब है निषेध, रोकना, मना करना। अब देखो प्रक्रिया क्या होती है। भारत में सामान्यतः ऐसा होता है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। अब संसद ने क्या किया है सर? कोई विधेयक पास करके दिया है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है, और राष्ट्रपति को लगता है कि संसद ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो फिर वो इस पर रोक लगा देता है। वीटो पावर का प्रयोग तब करेगा, तब कहेगा सर कि मैं अपनी वीटो पावर का यूज करना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर कोई कहेगा, पूछेगा आपसे कि वीटो पावर का क्या महत्व है, क्या यूज है? संसद कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाती है और भारत का राष्ट्रपति उसे कानून बनने नहीं देना चाहता। राष्ट्रपति चाहता है कि मैं इसको कानून नहीं बनने दूंगा, तब ये अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते नजर आएंगे आपको। 143 में देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एससी से परामर्श और सलाह मांग सकता है। और ये परामर्श और सलाह मांगना ही 143 में है, मगर साफ साफ एक बात दी गई है कि परामर्श मांगने के लिए संवैधानिक मुद्दा होना चाहिए, संविधान से संबंधित कोई बात होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ नहीं है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट को परेशान नहीं करेंगे, फिर आप उनसे सलाह किसी मामले में नहीं मांग पाओगे। नहीं आ रहे हैं सर भारत के, देखिए अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, पद का दुरुपयोग करता है, तो इसको संविधान में एक शब्द कहा गया है कदाचार। संविधान का उल्लंघन या पद का दुरुपयोग करता है तो हम उसको कहते हैं संवैधानिक भाषा में राष्ट्रपति ने कदाचार किया। इसका मतलब राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा। और राष्ट्रपति भी सर देखिए, राष्ट्रपति है क्या वास्तविकता में? भारत का सबसे बड़ा नौकर मैं कहना चाहूंगा, भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। पदाधिकारी कितना भी बड़ा हो वो सरकार नहीं हो सकता। भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। तो अब हम अपने इस सबसे बड़े नौकर को हटाना चाहेंगे, तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। और ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। प्रक्रिया में शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दो कि हम तुम्हें हटाना चाहते हैं। फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, इसी को विशेष बहुमत भी कहते हैं, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराओ।
राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया इसको कहते हैं। देखिए सर, किसी भी देश के साथ संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संधि करना चाहते हैं, समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आगे दूसरा है, सभी विदेशी राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेश में सभी देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है, देखिए भारत का पदाधिकारी है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 यहीं पर पढ़ा देना चाहता हूं। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसकी पदावधि आता है, भैया कब तक रहेगा? तो इसका कार्यकाल वो है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। इसकी क्वालिटी क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी है ये। विधि अधिकारी का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील है। जरूरत पड़ने पर वकालत करने मेरा भाई यही जाता है वहां पर। आगे आइए सर, और अन्य पद बता रहा हूं मैं आपको, जैसे वित्त आयोग है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, हर 5 वर्ष के बाद इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं सर ये सारी। संविधान का 50% भाग राष्ट्रपति से घूमा जा सकता है। राष्ट्रपति में एंट्री मारिए, पूरे में घूम जाइए। वहां समय कितना समय हो गया है? 27 मिनट। चलिए अभी चलेंगे आगे। और देखिए सर, भारत के राष्ट्रपति के बारे में अन्य जानकारियां हम लोगों को मिलती रहती हैं उनके बारे में। देखिए पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ? जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने और इन्हें बनाया संविधान सभा ने। पहली बार जब इनका चुनने का मतलब आया था तो भारतीय, तब जब ये 1950 में चुने गए ना तो लोकसभा थी, ना राज्यसभा थी, ना विधानसभाएं थी। और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ही तो चुनती हैं, थी नहीं। तो सबसे पहले संविधान सभा ने इनका निर्वाचन किया था। इनका कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। जो इनका कार्यकाल इनके द्वारा भी चुने गए, इनका कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा है। अब देखिए सर, बात यह आती है, भारत का राष्ट्रपति किसी वजह से बीमार है तो देखिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब तक केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं या भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। के रूप में कार्य किया। बहुत आता है सर ये क्वेश्चन। देखो दोबारा समझा दूं, भारत का राष्ट्रपति बीमार है, किसी कारणों से राष्ट्रपति पर नहीं है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखेंगे, उनकी तब पावर वही हो जाएगी, उनके वेतन भत्ते वही हो जाएंगे।
उपराष्ट्रपति कह रहा है मैं किसी वजह से परेशान हूं, मैं भी नहीं कर सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस काम को देखेगा। तो अब तक केवल एम हिदायतुल्ला को ये मौका मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। और आएंगे सर राष्ट्रपति के 2-4 क्वेश्चन, देखिए बात आपसे हो जाए। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, बीबी गिरी का चुनाव दूसरे दौर की मतगणना में हुआ। दूसरे दौर की मतगणना चल रही थी जब बीबी गिरी का चुनाव हुआ है। दूसरा सर, नीलम संजीव रेड्डी का बहुत क्वेश्चन आता है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति बने हैं। दलित राष्ट्रपति आते हैं कि भारत के दलित राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दलित रहे हों और पहले राष्ट्रपति रहे हों। डॉक्टर आर के नारायणन, सॉरी के आर नारायणन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं। महिला राष्ट्रपति सब लोगों को पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वैज्ञानिक राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है। वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहते थे इनको। और देख वर्तमान में 17वें नंबर के राष्ट्रपति चल रहे हैं, 17वें क्रम के, और कौन है? राम कोविंद। ये सब भारत के राष्ट्रपति के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूं। दोबारा मुझे मौका मिलेगा और अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।